तो मैंने इसमें भी सेक्शन वाइज स्टडी दे दी है। सेक्शन 22 एकदम कूल माइंड से बस उसको देख के पढ़ना है ना, सुनना नहीं गल, उसको देखना है ताकि हाँ भाई किस तरीके से ये ड्राफ्ट किया हुआ है। 22 ये तो सेम मैंने लिखा है। पहला क्या है देखो जरा, चार्जिंग सेक्शन, ओनर ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू shall be chargeable under this head on the basis of annual value, but not chargeable in the following two situation: if the building is used for their own business profession or if using for letting out। letting out business होना चाहिए इसमें, हाँ लिखा है यूजिंग फॉर बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, पॉइंट ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाकर बिल्डिंग बेचने का काम करता है तो ये दो पॉइंट पर कवर नहीं है, ये भी समझ में आना चाहिए आपको। ये कई लोगों को नहीं आता समझ में, ठीक है, मैं 2-3 बार बता चुका हूं। तो उस केस में लेकिन उसको एक 2 साल का बेनिफिट मिला हुआ है, 2 साल तक उसकी एनुअल, एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना के देखेंगे आज उसका, 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। और 2 साल की शुरुआत कहां से होगी, एक एक ऐसे प्रीवियस ईयर के एंड से जिसमें उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है ना, मतलब 3 साल भी मिल सकता है। 1 अप्रैल को किसी प्रीवियस ईयर में अगर सर्टिफिकेट मिल गया, सोचो अप्रैल में मिल गया, तो वो साल तो पूरा एंड होगा, उसके बाद 2 साल, ठीक है। देन एनुअल वैल्यू क्या होती है हम आगे फॉर्मेट में देख लेंगे, बट एनुअल वैल्यू का अगर मैं तुरंत बात करूं तो एक्सपेक्टेड रेंट इन जनरल और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर, ठीक है ना। विच एवर इज हायर लेते समय एक बार वैकेंसी अगर है तो उसके कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी के कारण कम हो रखा है तो फिर जीएवी में हम एक्चुअल रेंट भले कम है उसको ले लेते हैं, ध्यान आ गया पॉइंट। और विच एवर इज हायर जो रहता है दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ना एकदम पानी पानी हो जाना चाहिए था आपको, है ना, ध्यान रखना। वो क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, है ना। अब थोड़ा सा ये अब तो बच्चों वाली चीज हो गई ना, अब उसको और स्पेसिफिक लाओ अपने माइंड को। पेड बाय ओनर, टेनेंट पे करेगा तो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास क्या आ गया, एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू में 2 डिडक्शन माइनस होगी, 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन है मतलब एनुअल वैल्यू का, और इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। और जैसे ही हम इंटरेस्ट की रिडक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि करंट ईयर का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कोई 1/5 की एक आध इंस्टॉलमेंट बची होगी तो वो भी मिलेगी, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं आगे बात कर लेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन 25A भी एक एप्लीकेबिलिटी है। अगर कोई ओल्ड एरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है, लेकिन एरियर ऑफ रेंट में ये खास बात है कि अर्लियर ईयर में चार्ज नहीं हुआ होगा तभी चार्ज होगा, तो इसको लास्ट में हम 30% रिडक्शन करके माइनस करके फिर ऐड करते हैं। ये कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया, सही है ना। तो अब ये 24 डिडक्शन भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 इंटरेस्ट डिसअलाउड इफ इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ इंडिया बट टीडीएस नॉट डिडक्टेड और पेड एंड नो एजेंट ऑफ एनआर इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो इन दैट केस इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। रिकवरी के बारे में हमने बात कर ली। 26 प्रॉपर्टी ओन बाय को ओनर्स, हमने वो क्वेश्चन बनाया था ना लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैंने उसमें मैसेज भेजा था, मैंने उस पर और थोड़ा चेक किया स्टडी मटेरियल वगैरह, तो हमने क्या किया था कि सब एक साथ बना दिया था, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो बेटर प्रेजेंटेशन वही है जो स्टडी मटेरियल में है, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन वाला दोनों को नीला करके अलग अलग दिखा दो और बाकी कैलकुलेट करके फिर रेशो में बांट दो, आंसर वही आएगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर कोई एक ही बंदा सेल्फ ऑक्युपाइड रहे तो उसमें दिक्कत होगी, तो बेटर प्रेजेंटेशन वो है। तो मैंने आपको मिला था, मैं भेजा था, तो उसको आप कॉपी में ठीक कर लेना, तो वैसे ही सेट हो जाएगा, आंसर सही सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा उस क्वेश्चन में। प्रेजेंटेशन वही रखिए, स्टडी मटेरियल में है, अगर आपको फर्क करना होगा तो देख लेना, मैंने भेजा था। तो एचपी इनकम डिवाइडेड, क्या ये समझ में आ रहा है। लेकिन लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस नहीं रहता तो लिमिट कुछ रहती भी नहीं है। तो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस ऑफ 30,000 या 2 लाख जो भी मिले उसको अलाउड टू ईच सच को ओनर। क्या इस हाफ लाइन से समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक बार हमने अच्छे खासे क्वेश्चन बना लिए तो एक एक लाइन भी काफी होती है हमको प्रोविजन रिकॉल करने के लिए, और एग्जाम में हमको राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजन नहीं आने वाला, तो हमको पैटर्न्स पहचानिए। और एक और काम करना चाहिए अब आपको, ठीक है, एक और काम करना चाहिए। हमने तो इसमें 30-30 क्वेश्चन डाल दिए,
ध्यान रखना, ये आपको पता है मैं जो बोल रहा हूं, पीएल में या फिर जब एग्जाम डे में हम इतने क्वेश्चन देख सकते हैं क्या? तो अगर अभी आप रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए तो आप बल्क में दब जाओगे। अभी ज्यादा क्वेश्चन क्यों जरूरी है? देखिए, एक ही वैरायटी का जब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाहर निकाल दूंगा नहीं तो, है ना। एक ही वैरायटी के जब हम कई सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? अपन पेज नंबर 4.2.25 में और कहीं नहीं है ना। कहीं मूव नहीं होना, ध्यान से सुनना है और उसको देखना है ना। आई सेट कराना है मेरे को इसमें आपकी। मेरी बात सुनिए, जब हम वैरायटी, इतनी सारे क्वेश्चन की जरूरत है, मैं तो 8 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन दे देता, हो जाता। लेकिन आप देखना, जब आप जो क्वेश्चन हम बनाए उसी वैरायटी के, भले फिगर चेंज होता है, छोटा मोटा चेंज होता है, जब हम खुद से बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना। तो फर्स्ट, जो भी कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहता है ना, तो पहली बार अकाउंट्स हो गया, ये हो गया, इसको बनाने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर आपने उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए कि यार भले होंगे 35 क्वेश्चन, लेकिन ये 7 क्वेश्चन देखने से मेरे को पूरी वैरायटी कवर हो जाती है, ये है रियल एग्जाम की तैयारी। कई लोग केवल मेहनती होते हैं, ध्यान रखना, केवल मेहनती नहीं बनना है, मेरे को नंबर भी अच्छे लेके आना है उसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो स्किल भी डेवलप करना है अपने को। तो अब इसका आखिरी तक तरीका, एक तो आप क्या किए, आपने समरी से अपनी आई सेट कर ली, मतलब अगली बार मैं वो 1 पेज 2 पेज देखूंगा और मेरे को रिकॉल हो जाएगा, मैं सीधा क्वेश्चन बनाने चले जाऊंगा। समझ में आ रही बात? दूसरा, अब मेरे पास टाइम जब कम पड़ेगा तो मेरे को मालूम है इस चैप्टर के ये मैं 6 क्वेश्चन भी देख लूंगा तो पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। तो ये मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्पेशल मार्क भले अपन मिलके कर लेंगे, लेकिन क्या है, थोड़ा सा टेलर मेड वाला चीज है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मैं आपको दूंगा तो थोड़ा अलग रहेगा, तो ये आपको करना ही करना है। मैं अपने तरफ से भले दे दूंगा आप लोगों को। समझ में आ रही बात? तो देखिए, 26 समझ में आई बात। एंड लास्ट 27 में एक आध पॉइंट बचा था हमारा, लेकिन मैं आपको बता दूं, डीम्ड ओनर। नॉर्मली ओनर कौन होता है ये पहले सोचना चाहिए आपको। हु इज ओनर फॉर द प्रॉपर्टी? हु इज लीगल ओनर? जो कानून के हिसाब से लीगली ओनर है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस यहां पर हमने पढ़े थे जिसमें वो लीगल ओनर नहीं है बंदा, फिर भी उसको ओनर मान लिया गया, ठीक है ना। ये 27 में था। अब ये फॉर्मेट है। अब इसको मैंने किस तरीके से डिजाइन किया, समझना बात को, है ना। ये समरी में कुछ एक्स्ट्रा है। कंप्यूटेशन का फॉर्मेट दिख रहा है आपको? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। ये देखिए, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23 24। ये मैंने हेडिंग लिखी ताकि आप हर क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हेडिंग लिखना है। अब आप यहां देखिए, मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रेंट, और बाजू में नोट, जनरल नोट नंबर 1 2 3। इसके बारे में जो जो चीजें हमने पढ़ी ना, सब कंपाइल करके डाल दिया मैंने। कुछ तो पढ़ा है ना इसके बारे में, 1 2 3 में मैंने कंपाइल करके डाल दिया है। हमको दिमाग में कुछ आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में? तो देखिए, नोट नंबर, जनरल नोट दिख रहा है, 1 2 3 पढ़िए। 1 में क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। दिख रहा है आपको? बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। और आगे क्या लिखा है आप देखिए, इफ फेयर रेंट इज नॉट गिवन देन इट शुड बी एज्यूम्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट ऑफ 12 मंथ। एक क्वेश्चन में आया था ये पॉइंट, सही है कि नहीं? वो कंपाइल किया हूं यहां पर मैंने। तो कभी फेयर रेंट नहीं दिया है तो एक्चुअल रेंट, इसका फंडा क्या है, क्यों एज्यूम करते हैं अपन, जो हमारा एक्चुअली में मेरे को जो रेंट मिल रहा है, मतलब वो तो फेयर है ही ना। तो होता क्या, एआरआर तो लेट आउट पीरियड का रहता है। तो अगर मंथली किराया आपको 7,000 रुपए मिल रहा है तो 7,000 इंटू 12 करके साल भर का एक फेयर रेंट आप एज्यूम करना है, कर सकते नहीं, करना ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये कंपाइल किया मैंने। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में और क्या किया, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन दैट जस्ट इग्नोर स्टैंडर्ड रेंट। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, नहीं भी दिया रहता ना कई क्वेश्चन में। तो जस्ट इसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। नॉर्मली क्या करते हैं अपन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट विच आर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ये मैं क्यों लिखा हूं मालूम है, एक स्टूडेंट ने लिखवाया मेरे से। वो क्या, जब सीख गया उसने बोला कि सर देखिए स्टैंडर्ड रेंट नहीं है मतलब जीरो है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच आर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट जीरो विच आर इज लोअर। ये मैं जीरो ले लिया सर। समझ रहे ना? मेरा उसी दिन मेरे को ज्ञान आया कि पॉइंट नंबर 2 भी डालना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है इसका मतलब जीरो नहीं है, वो नॉट एप्लीकेबल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो और नॉट एप्लीकेबल। क्या पॉइंट नंबर 2 समझ रहे हैं? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कंपोजिट रेंट। ये यहीं पर क्यों कंपाइल किया, क्योंकि कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट रेंट मतलब एक्चुअल रेंट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ अदर फैसिलिटी।
तो अदर फैसिलिटी अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो एचपी हेड का कैलकुलेशन तो होगा नहीं, तो अदर फैसिलिटी का क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बस क्या करना है, हटाना है। विच आर नॉट इंसिडेंटल टू लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, उसको किराए पर देने के लिए फैसिलिटी एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है, देन इट शुड बी डिडक्टेड। और फिर आप उसका रियल रेंट निकालिए और उसके बाद कैलकुलेशन भी लाइए। इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इतने रुपए फैसिलिटी के भी हम ले रहे हैं। देन रेंट रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, अब समझना है टीडीएस तो हमारा पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे डिटेल में हम, बट क्या टीडीएस जानते हैं आप? अब थोड़ा सुन के सोचिए, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में जो आप आगे पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 194I। उसमें क्या होता है, जो रेंट पे करता है ना टेनेंट, एक लिमिट से ऊपर जब वो रेंट देता है तो उसको टैक्स काट कर देना पड़ता है ओनर को, ठीक है ना। ओनर को क्या देना पड़ता है, टैक्स काट कर। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का किराया देना है मेरे को, है ना, तो 10%, इसमें 10% का रेट रहता है, 10% टैक्स काट के देना, तो कितना रुपए देगा, तो मकान मालिक को कितना मिला, 90,000। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एआरआर लेते समय 90 लेना है कि 1 लाख लेना है, 1 लाख लेना है, ये आपको समझता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट केवल एचपी हेड का नहीं, सभी का कॉन्सेप्ट है। इनकम कभी भी ग्रॉस ली जाती है, आफ्टर टीडीएस नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती, कोई बताएगा? क्योंकि आपकी इनकम तो पूरी है ना, तो फिर सर वो टीडीएस कट गया उसका क्या, वो तो टैक्स कैलकुलेट होगा तो बाद में क्लेम करने मिलेगा ना आपको, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उसी को मैं एचपी हेड में भी लिख दिया, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे टीडीएस के बाद का रेंट दिया, ऐसा लिख दिया कि रेंट रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस 90,000 एंड टीडीएस 10,000, तो मेरे को 1 लाख रुपए लेना है। क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस देन नेट रेंट शुड बी ग्रॉस अप विद इफेक्टिव टीडीएस रेट। समझ में आ रही बात? ग्रॉस अप करने का मतलब समझते हैं, 10% टीडीएस का अगर रेट है तो मेरे को 90 रुपए दिया है तो उसको 100 रुपए करना, ग्रॉस अप करना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेट मेरे को रटाना नहीं है, आपको याद है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट के बाद देखो क्या लिखा है, एआरआर लेस अनरिलाइज रेंट, पहचान पा रहे हैं? तो एआरआर को यहां पर लीजिए, इसके लिए नोट नंबर 4 बनाया हूं। और अनरिलाइज रेंट में मैंने क्या लिखा आपको पता होगा, एज पर आईटी एक्ट अनरिलाइज रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एआरआर, बट एज पर आईटीआर फॉर्म या फिर रूल्स बोल लीजिए, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी। वी आर टेकिंग आईटी एक्ट अप्रोच। समझ रहे हैं? ये नोट हमको लिखना है, अप्रोच दो नहीं लगानी, एक ही लगानी, जैसा हम करते हैं। कहीं डाउट हो तो रोक सकते हैं मेरे को। उसके बाद देखिए विच एवर हायर क्या आ गया आपका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन इसमें भी एक नोट नंबर 5 लिया, विच एवर हायर में क्या होगा थोड़ा सोचना, वैकेंसी होगा। पॉइंट नंबर 5 में आइए, क्या लिखा है मैंने, पॉइंट नंबर 5 में इफ एआरआर, हमको क्या लिखा है, एआरआर विच इज हायर हो गया, ठीक है। इफ एआरआर इज लेस देन ईआर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, क्या लिखा है, एआरआर इज लेस देन ईआर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, बस इसको आगे छोड़ दो। इफ एआरआर इज लेस देन ईआर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, तो हम एआरआर लेते हैं, पता है ना, और उसको चेक कैसे करते हैं, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, एआरआर मोर देन इक्वल टू प्रोपोर्शनेट ईआर, देन जीएवी इज इक्वल टू एआरआर। अभी देखो ना, ये एक लाइन भी पूरी नहीं भरी इस प्रोविजन से, पहली बार पढ़ने में दम लग गया था, समझना पड़ रहा था, तो अब ये अपग्रेड करना है अपने आप को, अब कम समय में पढ़ना है। ये समझ में आ रही बात? और मैंने आपको जो एग्जाम्पल बनवाया था ना, याद है, सबसे पहले वो एग्जाम्पल मैंने 3 जीरो हटाकर यहाँ सेम टू सेम वही एग्जाम्पल, बस वहां पर 1-1 लाख के फिगर में थे, यहाँ पर मैंने 3 जीरो हटाकर आपको सेम एग्जाम्पल लिख दिया, ताकि जब भी आप रिकॉल करें यहीं से हो जाए। एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी दिख रहा है कि आपको, थोड़ा देखो तो वापस से चेक करो। ईआर कितना दिया है, देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट 110, 130, 120, 90 दिख रहा है। अब यहाँ पर एआरआर 2 महीने की वैकेंसी के साथ 100 लिखा हुआ है, और ग्रॉस एनुअल क्या होगी थोड़ा चेक करो खुद ही, ये समझ में आंसर, ये आंसर आना चाहिए आपका, ये आप निकालिए खुद अभी, सही है कि नहीं देखो, तुरंत निकालो, तुरंत चेक करो। अब पिछले बार से टाइम कम लगना चाहिए आपका। एक्सपेक्टेड रेंट पहला वाला 110 है, और 2 महीने की वैकेंसी है, मतलब लेट आउट पीरियड में एक्सपेक्टेड रेंट प्रोपोर्शन निकालूंगा तो 110 10/12 होगा ना। मैं तो क्या कर रहा हूं मालूम है, 10/12 करके पहले एक फैक्टरी क्रिएट कर लिया, और इनटू करके 110 इज इक्वल टू, चेक हो रहा है 91.6, तो यहां पर तो ये ज्यादा हो गया, तो मैं एआरआर ले लिया, पहले वाले में मेरे को बेनिफिट मिल गया, ठीक है क्या, देखो। उसके बाद 130 इज इक्वल टू फैक्टर के साथ सीधा 108, ये 130 है, ये 100 है,
तो यहां पर फिर 130 ही आएगा, यहां कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर 120 से इज इक्वल टू करता हूं तो 99 यानी 100 आ रहा है, और ये 100 है बराबर है, तो यहां पर भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद 90, अच्छा यहां पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट ARR एक्सपेक्टेड रेंट से वैसे भी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है ना, कोई फर्क नहीं है, वही फिगर्स मैंने लेक्स में डाला था। तो मतलब अब जब मैं इस समरी को पढ़ूं तो ये एग्जाम्पल भी यहीं से क्लियर कॉन्फिडेंटली हो जाना चाहिए मेरे को। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा दो, आप समझा दो, आप आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। वो क्या बर्बाद होगा नहीं मालूम मेरे को, उसको क्या करोगे आप, वो बोलेगा कि सर पहले तो समझ में आता था, फिर जब से इसने मेरे को पढ़ाया ना, ऐसा भी होता है। तो सी पॉइंट देखिए, इफ लेट आउट, अभी मैं एक पॉइंट आपसे पूछा था वो यहाँ डाला हूं, इफ लेट आउट 7 मंथ, वैकेंसी 3 मंथ एंड सेल्फ ऑक्युपाइड 2 मंथ, देन प्रोपोर्शनेट ईआर कैसे लेना है 9 मंथ का, ये पहले पूछा था, ध्यान है। कई लोगों को क्या लगता है लेट आउट पीरियड के लिए निकालते हैं, लेट आउट पीरियड कितना बताओ इसमें, लेट आउट पीरियड 7 मंथ है, लेकिन प्रोपोर्शनेट ईआर 7 मंथ का नहीं निकालते। हम क्यों नहीं निकालते, क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमको केवल वैकेंसी का इफेक्ट हटाना है, सेल्फ ऑक्युपाइड का इफेक्ट नहीं हटाना, ओनली ड्यू टू वैकेंसी वर्ड लिखा है, वो इसका लीगल रीजन है। नहीं समझ में आता तो याद करना है आपको, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये हम फॉर्मेट पे चल रहे हैं, फॉर्मेट में हम पहुंच चुके हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में, उसमें पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा, ठीक है। एंड देन उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स में मैंने लिख दिया है पेड, और ये पेड भी कब होना चाहिए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब कैश सिस्टम पे। बल्कि मैं यहाँ, अच्छा नोट नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में लिखा है, म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड एनी सर्विस चार्जेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी बाई ओनर, उसको एनी वर्ड हटा देना, लोकल अथॉरिटी, ये एनी वर्ड हटाइए, बाई ओनर, इसका मतलब टेनेंट पे करेगा तो अलाउ नहीं होगा। अच्छा और थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहें तो ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एक भी दिन डिले होगा तो अगले साल मिलेगा, वेस्ट नहीं जाएगा, अगले साल मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में एक नई चीज और दिख गई, सर्विस चार्जेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी जो भी टैक्स के अलावा कुछ सर्विस चार्जेस भी लेगी, वो सब भी म्युनिसिपल टैक्स ही है। आप कभी घर का म्युनिसिपल टैक्स की रसीद देखिएगा, है ना, या फिर अभी फोन करके घर से मंगा लीजिएगा व्हाट्सअप करके, उसमें देखना आप, उसमें कई सारे सर्विस चार्जेस रहते हैं, उसमें सफाई के लिए रहता है, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड के लिए भी रहता है, ऐसे अलग अलग सर्विस के वो आपसे चार्जेस लेते हैं, तो सब म्युनिसिपल टैक्स। इन सिंपल जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप हाउस के संबंध में दे रहे हो वो सब क्या है म्युनिसिपल टैक्स में आएगा। एनी डाउट इन म्युनिसिपल टैक्स। उसके बाद अगले फॉर्मेट में हम पहुंच चुके हैं एनुअल वैल्यू में, लेकिन एनुअल वैल्यू में भी मैं एक नोट नंबर 7 दिया हूं भाई, वो तो निकल गया, क्या है नोट नंबर 7 देखो जरा, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस विल बी टेकन एज नील। बिल्कुल एनुअल वैल्यू नॉर्मली तो ठीक है जो आ गया, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो 2 हाउस तक हमको ऊपर के कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा एनुअल वैल्यू नहीं लेना है, इसीलिए तो म्युनिसिपल टैक्स का वहां पे कोई यूज नहीं होता, ध्यान आ रहा है पॉइंट, क्योंकि आप सीधा फाइनल फिगर एनुअल वैल्यू नहीं लेने बोला है वो। उसके बाद एनुअल वैल्यू के बाद आप आ गए डिडक्शन पे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यहां पर डिडक्शन मिलेगी। इसमें नोट नंबर 8 कुछ लिखा है देखिए, एनुअल इफ एनुअल वैल्यू इज निगेटिव, ये बड़ी अजीब बात है, अभी तक तो क्वेश्चन में दिखा नहीं, तो अब आप दिमाग में जोर डालिए क्या एनुअल वैल्यू निगेटिव हो सकता है। इफ एनुअल वैल्यू इज निगेटिव, बस एक ही रीजन है, जब म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा हो जाए। म्युनिसिपल टैक्स की कोई लिमिट है क्या, जब म्युनिसिपल टैक्स इतना हो जाए, मतलब सोचो ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया मान लो 1 लाख रुपए, और म्युनिसिपल टैक्स आपने 1.25 लाख पेमेंट किया है, तो एनुअल वैल्यू माइनस में आ जाएगी ना। लेकिन यार एक बात बताओ, एक घर के एनुअल इतनी बड़ी वैल्यू पे वो गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है। हाँ बात समझ में आती जा रही है आप लोग को, क्योंकि वो पिछले कई साल से आपने पेंडिंग रखा था, 10 साल से म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रहे थे, नोटिस आ रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अभी इस बार ना आपको नोटिस आ गई कि आपका घर सील कर दिया जाएगा, तो अब हमने बोला ठीक है यार लोग क्या करेंगे, 10 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ दोगे तो 10 साल का जो पेंडिंग था उसमें डिडक्शन मिल रही थी क्या, नहीं। नियम क्या है, जिस साल पे होगा उस साल अलाउ, तो भले 10 साल का हो, पे तो इस साल कर रहा हूं तो पूरा अलाउ हो जाएगा, तो निगेटिव भी
आ सकता है, एग्जाम में कभी नहीं देखा मैं, बट पॉसिबल है। तो मैंने लिख के दिया है कि अगर निगेटिव है देन 30% ऑफ डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। कुछ समझ में आ रही बात? भाई अब एनुअल वैल्यू का 30% निकालते हो, तो अगर वो निगेटिव आ गई तो 30% अवेलेबल होगा क्या? ये मैंने क्यों लिखा है मालूम है? कई जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है ना, उस माइनस का कैलकुलेट करके माइनस माइनस प्लस करके जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं बात को? 30% रिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल, फ्री हो जाएगी, वो छूट जाएगी अंडर 24, बट इंटरेस्ट विल बी अलाउड। लेकिन इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी, मतलब लॉस आएगा। लॉस तो आता ही है ना वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो माइनस में एनुअल वैल्यू आई, एनुअल वैल्यू माइनस में आई, 30% रिडक्शन कुछ नहीं मिला, और इंटरेस्ट है उसकी रिडक्शन मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रही बात? ठीक है। और वो इंटरेस्ट की लिमिट क्या रहेगी? हाँ, कोई लिमिट नहीं रहेगी। हजारों केस में केवल एक केस है जहां लिमिट लगती है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, जहां एनुअल वैल्यू नील है। ये तो निगेटिव में आ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां लिमिट की बात मैं बार बार आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन में बहुत सारे लोग लिमिट लगाकर आते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हो सकता है टेस्ट में भी करेंगे, और मैं दिखा दूंगा आपको। तो आप ये ध्यान कीजिए, जब भी पूछा जाए ना लिमिट के लिए, खास केस में लगती है, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जिसकी एनुअल वैल्यू आप नील ले रहे हो। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जिसके एनुअल वैल्यू नील नहीं ले रहे हैं, वहां भी नहीं लगेगी लिमिट, डीम्ड लेट आउट हो जाता है, वहां भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए, तो ये यूनिक केस समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में तो कभी नहीं आया, बट इट इज पॉसिबल केस, कभी आ गया तो वी विल एंजॉय। इंटरेस्ट, हाँ, आप पहले तो अपना माइक बदलिए, है ना, आपको मेरे से बात करना है तो माइक बदलिए। हाँ, तो सामने पर्सनालिटी के हिसाब से ही क्वालिटी रखनी पड़ती है। हाँ। हम्म, मैं चेक करता हूँ। हाँ, अभी नहीं आ रही है। तो आप निगेटिव आप बताइए। ये बहुत सिंपल है। म्युनिसिपल टैक्स, या मैं एक फिगर आउट कर देता हूँ। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 1 लाख, ठीक है, और ये म्युनिसिपल टैक्स 1,25,000। तो बताइए एनुअल वैल्यू क्या आएगा? बस यही तो समझा रहा था, ज्यादा समझा दिया लगता है ना? माइक ठीक करो, रिपीट हो रही है आपकी आवाज, है ना? हाँ जी भाई, चलें क्या आगे? और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम्म। अब आके बात करते हैं और क्या माइनस होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और इंटरेस्ट का जितना भी प्रॉब्लम्स है पॉइंट नंबर 9 में मैंने कवर कर दिया। क्या लिखा है देखो जरा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बताइए, अगर आपका मकान प्रीवियस ईयर में अक्टूबर में बना है, शुरू से नहीं बना है, बीच में बना है, तो इंटरेस्ट पूरा प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जिस साल मकान बनता है, कंप्लीट होता है, उस साल में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं देखा जाता, उस पूरे प्रीवियस ईयर का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके पहले का कोई इंटरेस्ट है तो वो 1/5 होता है, सही है ना? तो 1/5 और प्लस 1/5 ऑफ प्रायर इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जो बोलना है बोल लीजिए। और प्रायर पीरियड का मतलब होता है डेट ऑफ लोन, जस्टिफाई करना आपको माइंड, डेट ऑफ लोन से लेकर लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच हाउस वाज कंप्लीटेड। देखो तो ठीक लिखा है। जिस प्रीवियस ईयर में हाउस बना है, उस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट को प्रायर में नहीं लेना, उस प्रीवियस ईयर के पहले का इंटरेस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? और लेकिन एक पॉइंट और लिख दिया मैंने, डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये क्यों लिखा हूं भाई? अगर आपका उस लास्ट डेट के पहले ही लोन आपने रीपेमेंट कर दिया, एक केस ये भी तो हो सकता है ना, तो उस डेट के बाद नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वो सिंपल एग्जाम्पल, भाई लोन रीपेमेंट करने के बाद तो किसी बच्चे से भी पूछ लेना, ब्याज नहीं देगा, है ना? जैसे कि आपका हाउस बना है अक्टूबर अक्टूबर 21 में, तो कौन सा प्रीवियस ईयर में बना? मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि विजुलाइज करें, है ना? 21-22 में बना, तो 21-22 प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट क्या प्री कंस्ट्रक्शन में आएगा? तो 21-22 के पहले का आएगा। पहले का मतलब लास्ट डेट कौन सी रहेगी?
31 मार्च 21 इज अ करेक्ट आंसर। आपने क्या सोचा देख लीजिए, सही है ना। लेकिन लोन का फरवरी में रिपेमेंट कर दिया उसने, February 21 में। तो बताइए फरवरी तक ही तो लोगे ना। मतलब हर केस में लास्ट डेट इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की 31 मार्च ही आती है, लेकिन अगर उसके पहले ही लोन रिपे हो गया तो फिर लोन रिपे होने के बाद का इंटरेस्ट नहीं लेना। तो मैंने लिख दिया या फिर डेट ऑफ रिपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये बहुत रेयर चांस है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोन रिपेमेंट के बाद इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तो डिडक्शन काहे की मिलेगी। एंड एक नोट लिखा है मैंने, इंटरेस्ट इंक्लूड सर्विस फीस, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, और अदर चार्जेस टू अरेंज द लोन। लोन अरेंज करने के लिए बैंक ना कई बार प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस भी लेती है, तो वो भी हमको डिडक्शन के रूप में मिलती है अगर क्वेश्चन में दिया है। लेकिन पीनल इंटरेस्ट अगर कुछ लग रहा है वो नॉट अलाउड। ध्यान आया क्या? मतलब आपने रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, देखो लोन लेने के लिए, लोन जब आता है ना तो कुछ पैसे भी लगते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज अदर देन इंटरेस्ट, सर्विस फीस लगती है बैंक की, वो सब आपको इंटरेस्ट के रूप में अलाउ हो जाएगी। लेकिन हाँ सर, बैंक जो लेगी वो सब अलाउ होगा। नहीं 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 नहीं, बैंक को जो आप दोगे वो अलाउ होगा, है ना। बैंक जो भी चार्जेस आपसे लेती है वो आपको अलाउ होगा। तो बैंक जब लोन देती है ना, तो जिस समय लोन रिवर्स करती है तो उसमें जो भी चार्जेस देती है वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन बैंक में आपने लोन रिपेमेंट में डिले किया और उसके कारण आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग गया या पेनल्टी लग गई, वो अलाउ नहीं होगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस इज अलाउड, ये पॉइंट पढ़ाया था मैंने। मतलब आपने बैंक से लोन नहीं लिया, जिससे घर खरीदा उसी को ही धीरे धीरे करके पेमेंट कर रहे हो, तो अनपेड परचेज प्राइस पर वो भी ब्याज चार्ज कर रहा है, तो वो भी इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, वो भी लीगल नॉर्मल इंटरेस्ट है। सेकेंड वाला पार्ट समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट में जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी सब यहां डाल दिया मैंने। तो टोटल जनरल नोट्स हमारे खत्म हो गए, उसके बाद लास्ट में ये भी डाल दिया फॉर्मेट में, क्या है देखिए, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और अरियर ऑफ रेंट इज चार्जेबल आफ्टर 30% डिडक्शन इन द ईयर ऑफ रिसीट, सेक्शन 25A। और फाइनल इनकम फ्रॉम। तो आपको जब भी आप इसको रिकॉल करेंगे ना, मेरे को बोलने में भले टाइम लग रहा है क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन, लेकिन आप जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हर जो चीज कॉन्फिडेंस है उसको तो स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपका रिवीजन टाइम जो है ना मेरे से 70% डिस्काउंट पे रहेगा कम से कम, अगर थोड़ा भी ठीक से पढ़ रहे हो तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड कैसे रिकॉल करना है, फॉर्मेट से रिकॉल करना है। एक बार हमने डिटेल में पढ़ा, इट्स ओके। अब देखिए आगे कुछ अदर नोट्स डाल दिया मैंने। अब सेल्फ ऑक्युपाइड का पॉइंट हो गया है ना, देखो क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड का अदर नोट्स। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस एसएससी कैन ऑप्ट, याद आया क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ टू हाउस एज सेल्फ ऑक्युपाइड, और हर साल चेंज भी कर सकता है ना। दो हाउस उसको अपने सिलेक्शन भी दे दिया गया विथ नील एनुअल वैल्यू, एंड कैन अलाउ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विथ, कैन अलाउड इन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख। ये दोनों एक साथ ही लिखना चाहिए, तभी तो दिमाग में आएगा हाँ 2 लाख लेने के लिए कुछ कंडीशंस है, नहीं तो 30 तो मिलेगी। अदर हाउस और हाउसेस विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट। तो लिमिट ऑफ 2 लाख अप्लाई इफ द लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499। ध्यान आ रहा है, हाउस शुड बी कंप्लीटेड, सेकेंड पॉइंट है ना, इट इज सेकेंड पॉइंट लिखा नहीं यहां पर, सेकेंड, हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। पॉइंट ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं जनरेट करना चाहूंगा। मान लो हमने लोन लिया है एक सात 2018 को, ठीक है। तो बताइए सेकेंड कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, ये लोन की लिख लीजिए, लोन की डेट है ना, यहीं लिख लीजिए छोटा सा, डेट ऑफ लोन। तो मैक्सिमम या लास्ट डेट टू कंप्लीट द हाउस, लास्ट डेट टू कंप्लीट द हाउस, द हाउस। प्रोविजन नंबर 2, जो आंसर है 2 में लिखा है पढ़कर ही बनाना है, कोई छुपा हुआ नहीं है। बताइए। हाँ 30 जून, 30 जून लिखना मत, केवल मैं बोलने पे लिख रहा हूं ना, 30 जून 2022। और कोई आंसर? हाँ 23
अच्छा 23 बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई? यहां लिखता हूं 30 मार्च, 31 मार्च 24। और कोई आंसर इनके अलावा? एक दो आंसर आ गया, और कोई? क्या बोल रहे हैं? 23, 31 मार्च 23, ओके। तीन आंसर आ गया, और कोई आंसर? मजे की बात मालूम है, इसका आंसर ही इसमें लिखा हुआ है, केवल हमको पढ़कर समझना नहीं आ पाया इतने दिन में। लॉ को पढ़कर समझना नहीं आया, इसलिए भाई तीन में से दो तो गलत ही होगा, या तीनों भी हो सकता, मैं नहीं मालूम। और कोई आंसर तो नहीं है ना? अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। हाउ शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। 5 ईयर तो समझ में आया, कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया गया है? प्रीवियस ईयर में लोन लिया गया 1819। 1819 के एंड के बाद 5 साल, तो 1819 एंड हो गया 31 मार्च 18 को, तो फिर 19, 20, 21, 22, 23। गलत गिन दिया क्या? 20, 21, 22, 23, 24। द करेक्ट आंसर इज 31 मार्च 24। समझ में आ रही बात? अगर आप पढ़कर नहीं समझ पा रहे हो ना, ये काबिलियत हासिल करनी है अपन को। जितना आप रीड करके लॉ को, ये इनकम टैक्स लॉ है, लॉ को पढ़कर जितना, एक्चुअली सीए का काम ही लॉ को समझना, और कोई काम ही नहीं करता सीए। हमारा काम ही क्या है? लॉ की रीडिंग करके उसके इंटरप्रिटेशन निकालना, और आंसर वहां लिखा हुआ है। बस 5 ईयर गिने और भाग गए, 30 जून निकाल लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ तो कारण होगा, तब तो पूछा ना। तो ये एग्जाम्पल छोटा सा जनरेट कर लीजिए, मैं सब हटा रहा हूं। और आपका यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद थी कि इसमें इस टाइप की गलती करेंगे आप लोग, तो कंप्लीट विल बी क्या हो जाएगा? 31 मार्च 24। ये है सेकंड नंबर ऑप्शंस को सेटिस्फाइड करने का एग्जाम्पल। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि चारों कंडीशन पूरी होगी तभी आपको इस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में मैक्सिमम लिमिट अलॉट होगी 2 लाख, अदरवाइज 30,000। और तीसरा है लोन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो बताइए, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में अगर मैंने, जिसमें नील एनुअल ले रहा हूं, उसमें अगर मैंने रिपेयर के लिए लोन लिया है, तो उसमें डिडक्शन मिलेगी? आंसर मिलेगी, बट द लिमिट विल बी, सही है ना? 30,000 लिमिट है, समझते हैं ना? हमको अलाउ तो, अब मेरे मान लो रिपेयर के लिए लोन लिया, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, और मैंने इंटरेस्ट ही 20,000 दिया, 20,000, तो कितना मिले? 20,000। 30,000 तो नहीं दे के आओगे ना? हाँ। एंड सर्टिफिकेट टू बी फर्निश। कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन देगा? बैंक देगी। सेम, ठीक है। तो ये क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए आपको? फिर नोट लिखा है मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड हाउस टू बी टू द एसएससी इज 2 लाख। 2 लाख से ऊपर कहीं से भी नहीं मिल सकता। और एक एग्जांपल मैंने दिया, इफ मिस्टर एक्स ओन 2 हाउस both of which are self-occupied for residence and loan taken for both house for repair and maintenance। दोनों हाउस अगर रिपेयर मेंटेनेंस का है, तो दोनों के लिए लिमिट 30-30 रह गई, तो ओवरऑल लिमिट 2 लाख नहीं रहेगी, ओवरऑल भी 30 हो जाएगी। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर इन द हाउस 140,000 और हाउस 250,000, सब चीज निकाल कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट समझा सकूं मैं। तो हाउस 1 का इंटरेस्ट कितना? 40, तो रेस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा? 30। हाउस 2 का इंटरेस्ट कितना? 50, रेस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा? 30। लेकिन ओवरऑल आप 2 लाख नहीं लगाना है, ओवरऑल 30,000। तो फाइनल आंसर विल बी 30। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं जो यहां पर मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद बात करते हैं, एनी डाउट कुछ माइंड में अभी आ रहा है इस पॉइंट पे? हो सकता, हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल। कोई उसकी मर्जी है, ऑप्शन दे दिया गया उसको। आपके पास अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो एसएससी को ये सिलेक्शन करने का अधिकार दे दिया, इसलिए तो अल्टरनेट बना रहे थे अपन। आप जो सिलेक्शन करना है कर लीजिए। तो सर उसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे, फिर उसका दो ही घर मानेंगे नहीं। हम तो इंडिया के इनकम टैक्स के चश्मा पहन के पढ़ रहे हैं ना, तो उसका मेरे को तीसरा घर दिखेगा भी नहीं।
हाँ, तो बाहर का तो कोई घर ही नहीं है ना उसके पास इंडिया की नजर में। तो सेक्शन 5 तो पहले आएगा ना इन सब सेक्शन के। अगर वो नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया के पास कोई घर है और ये उसका इंडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ना रिसीट है ना कुछ है, तो वो तो स्कोप में ही नहीं आता इनकम टैक्स के। हेड तो बहुत दूर की बात हो गई। समझ रहे बात को? इंडिया के इनकम टैक्स के स्कोप में ही नहीं आता सेक्शन 5। तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड्स के पॉइंट से हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है ना? और कोई डाउट? हाँ। अलग अलग भी 30 है और मिलाकर भी 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनली 30,000 मिलेगी उसको डिडक्शन। ये जो नोट लिखा था ना, मैक्सिमम लिमिट, बल्कि आप ऐसा कर लो, मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड हाउस, अलग अलग तो ठीक है, वुड बी 2,00,000/30,000 ऐसा लिख सकते। कंफ्यूज ना हो करके नहीं लिखवाया था मैंने, क्योंकि इन जनरल 30 वाला केस आता नहीं है, तो मैं आपको नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा था। हाँ जी। अलग अलग करना पड़ेगा। जो रिपेयर के लिए लोन लिया था उस लोन का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको अलग करना पड़ेगा, और बैंक से उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ताकि आप प्रूफ कर सको इनकम टैक्स को कि ये हमारा परचेज वाला है। हाँ। हम्म, दोनों का मिलेगा ना सर, लेकिन लिमिट 30,000 लगेगी। तो 2 लाख, 2 लाख, फिर 2 लाख ओवरऑल। किसी भी हालत में सर पटक लो 2 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा समझ लो। कुछ भी कर लो, 2 लाख से ऊपर तो ये जाने ही नहीं देंगे। 31 मार्च 19 बोल रहे हैं कि 99 बोल रहे हैं? 19 कहां से आ गया? क्या डेट है, क्या लॉजिक है उसका? तो आप 5 साल, 5 साल गिनना चाह रहे हैं? तो बताइए सर, 31 मार्च 2019 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 1819। तो 1819 कब खत्म होगा? 1819 में वो खत्म हो गया। अब 1920 1 साल, कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में तो आएगा ना, कोई भी डेट लावारिस नहीं है, कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में आएगी, चाहे आप 31 मार्च बोल दें। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इफ हाउस, इफ मोर देन 2 हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड, क्वेश्चन बनाए थे, इंपॉर्टेंट एरिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है ना। इफ मोर देन 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड देन कंप्यूट इनकम एज्यूमिंग ऑल आर लेट आउट, ऐसे ही बनाए थे क्या? एक बार तो डीम लेट आउट करके बनाते हैं। एंड ऑल्सो ऑल आर सेल्फ ऑक्युपाइड देन टेक पॉसिबल ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग 2 सेल्फ ऑक्युपाइड एंड अदर लेट आउट, ऐसे ही तो बनाए थे अपन। तो अब ये मैं कितने भी थ्योरी लिख दूं, ज्ञान तो क्वेश्चन बना के ही आएगा, है ना? उसको बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दिया हूं। एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया है, इफ 3 आर सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्या किए थे याद कीजिए? ऑप्शन 1 1 लेट आउट, 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑप्शन 2 2 लेट आउट कर लो, 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑप्शन 3 3 लेट आउट एंड 1 एंड 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। मैथ्स में जो अपन परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे वही तो है क्या? ठीक है। उसके बाद एक मैंने पॉइंट डाला है, प्लेस पार्टीशन, टाइम पार्टीशन। क्या ये वर्ड पढ़कर कुछ रिकॉल आ रहा है? मैं आगे बाद में पढ़ूंगा। प्लेस पार्टीशन है ट्रीट सेपरेट हाउस, टाइम पार्टीशन है इट विल बी डीम लेट आउट, यही लिखा है इसमें। टाइम पार्टीशन मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड कुछ समय के लिए किया और बाकी मंथ के लिए उसने लेट आउट किया, तो भैया सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट विड्रॉ हो गया, तो नॉर्मल लेट आउट जैसा चलेगा। एक्सपेक्टेड एंड पूरे साल का रहेगा, ARR लेट आउट पीरियड करेगा और उसी पीरियड का रहता है वो। समझ में आ रही बात? तो ये यहां पर लिख दिया मैंने। फिर नोट नंबर 2 में लिखा है रेंट ऑफ वैकेट प्लॉट। क्या समझ रहे हैं क्या लिखा है ये? खाली जमीन मैंने किराए पर दी, ऐसा दे सकते हैं कि नहीं? तो खाली जमीन अगर मैं किराए पे देता हूं तो उससे इनकम हो रही है, तो इस हेड में चार्जेबल होगी? नहीं होगी, बिकॉज बिल्डिंग होना जरूरी है। तो फिर कौन से हेड में जाएगी? अगर आपका ये काम करने का बिजनेस है तो PGPP, अदरवाइज IOS। एंड इनकम ऑफ सबलेटिंग, क्या ये वर्ड समझते हैं? सबलेटिंग, सबलेटिंग मतलब मैंने खुद किसी से किराए पर लिया और सामने वाले को किराए पर दे दिया, तो मैं, मेरे को किराया मिल रहा है, यस और नो? जिसने मेरे को किराए पे दिया उसकी तो HP हेड में आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने उससे ना 10,000 रुपये किराए में एक मकान लिया और आगे किसी को 12,000 में किराए में मैंने दे दिया, तो 2,000 मेरी भी तो महीने की कमाई हो रही है, तो इनकम तो है, वो ये मानते हैं कि नहीं? तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी कि नहीं? क्यों नहीं आएगी?
बिकॉज वी आर नॉट ओनर, हम खुद टेनेंट है। समझ रहे हैं बात को? फिर कौन से हेड में जाएगी? अगर मेरा ऐसा करने का बिजनेस है तो पीजीबीपी, और नहीं तो आखिरी अकाउंट तो है ही हमारा, ऑफ एनी बिल्डिंग विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऑब्लिक आईओएस। ये क्यों लिखा है समझ में आ गया? जनरली ऐसा बिजनेस नहीं होता तो फिर आईओएस में जाएगा। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? पॉइंट नंबर 3, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक वुड बी नील फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए नील रहेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। आज इसका एक क्वेश्चन भी बता देता हूं, ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन। यहां पर वो एग्जांपल जनरेट कर लेगा जिसके 4-5 आंसर देते हो आप लोग। चलो, कंप्लीशन पहले भी लिखवा दिया था, सर्टिफिकेट डेट लिख लीजिए 1/6/2021। ठीक है, तो कौन से प्रीवियस ईयर में नील रहेगा? तो नील एनुअल वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 में तो रहेगा ही रहेगा, 22-23 में भी रहेगा, और 23-24 में भी रहेगा। समझ में आई बात? जिस प्रेस हमने कंप्लीट है वो तो है ही नील। ये पॉइंट समझ में आ गया? 4, इन केस ऑफ एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनआर, समझना, तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, थोड़ा मन में सोचना फिर पढ़ना। तो अगर एनओआर है या फिर एनआर है और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो वो इन लोगों के हैंड में तभी टैक्सेबल हो सकती है जब रिसीव्ड इन इंडिया। एक्रूड तो बाहर ही हो रही है, बाहर प्रॉपर्टी है, तभी हो सकती है ओनली इफ रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब वहां से किराया उसको मिला फॉरेन से और उसने इंडिया भेज दिया, तो ये रिसीव इन इंडिया है? नहीं है, वहां मिल गया फर्स्ट टाइम रिसीव, याद आ रहा है? और ओआर के लिए क्या नियम है? उसके लिए तो टैक्सेबल होगा ही होगा, इसलिए कुछ लिखा भी नहीं मैंने, आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं ना। देन कंपोजिट रेंट तो खैर रिपीट ही हो गया है ना, फिर भी क्या लिखा देखिए, कंपोजिट रेंट विथ मशीनरी एंड फर्नीचर। जब भी ये पढ़ते हैं ना, उसको फैक्ट्री बिल्डिंग इमेज ही कीजिए तो वही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इफ रेंट कैन नॉट बी बाइफरकेटेड, अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल ही नहीं है, देन एचपी हेड का रोल खत्म, इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऑब्लिक आईओएस। और अगर बाइफरकेट किया जा सकता है तो कर दो, हाउस वाला को हाउस में ले जाओ और बाकी ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज्ड और रेंटेड लैंड। अच्छा पॉइंट है, मैंने किराए पर जमीन ली, लीज पे 30 साल की लीज पे ली, मैं ओनर नहीं हूं उसका, और उस पर बिल्डिंग अपनी खुद की बनाया हूं, तो वो वहां पर एचपी हेड में आप कवर होंगे क्या? क्योंकि प्रोविजन में लिखा है ओनर ऑफ बिल्डिंग, ओनर ऑफ बिल्डिंग भी होना चाहिए, लैंड भी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एज पर चार्जिंग सेक्शन ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड, लैंड इज नॉट नेसेसरी। आगे लिख सकते हैं देयरफॉर कवर्ड चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब इसका एक मिनट, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा इसका? देयरफॉर इसका अर्थ ये निकला कि बिल्डिंग ऑन लीज्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड भी बोलते हैं, लीज होल्ड लैंड will also chargeable under this head। अब ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हम देख रहे हैं ना, ये हमारा एकदम बेसिक तो हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड हो चुके हैं अपन, लेकिन ये चीजें जब एमसीक्यूज में कुछ और ऐसी चीजें आ जाएगी तो हमारे को वो नंबर भी नहीं छूटेगा हमारा। उसके बाद वैकेंट फॉर होल ईयर, ये शुरू शुरू में एक बंदे ने मेरे से किसी कोई क्वेश्चन पूछा था, पूरे साल भर ही अगर मकान खाली है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वहां पर भी क्या रहेगी? नील। और ये लॉजिकल है, आप सोच के देख लीजिए कैसे। एक्सपेक्टेड रेंट साल भर खाली है, वैकेंट है, किराए से दिए थे, इस साल कोई मिला ही नहीं, कोरोना में कोई आया ही नहीं,
तो 12 महीने वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का आएगा? वो तो पूरा आएगा, मान लो 2 लाख रुपए आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट तो आएगा ही आएगा ना। ARR कितना आएगा? 0। तो ARR इज लेस देन ER, 0 भी तो लेस देन, हाँ 0 लेस देन है, तो चलो प्रोपोर्शनेट करते हैं, है ना, तो ER को प्रोपोर्शनेट करते हैं, ER इंटू 0/12, 0, तो इक्वल हो गया ना। तो ARR इज नाउ इक्वल प्रोपोर्शनेट ER। तो आप क्या ले लिए, मतलब उस एंगल से भी सोचेंगे तो, नहीं सोच पा रहे हैं तो GAV इज इक्वल टू निल। कुछ नया नहीं है, सेम है, ये बस एक नया यूनिक केस है। ये क्वेश्चन आया था कुछ क्लास में, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उस समय, कि अगर साल भर मकान खाली है तो भैया वहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल लेना है। ध्यान रखना, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला निल नहीं है। समझ रहे हैं क्या बात को? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला निल नहीं है। नहीं तो आप क्या बोलोगे, ये निल और एक और बस मिलेगा, उसका निल नहीं मिलेगा। ये लेट आउट वाला निल है, यूनिक। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, साल भर कोई किराएदार नहीं मिला, लेट आउट। नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग चीज हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें हम रहते हैं। हाँ, और 12 महीने वैकेंसी का मतलब मैंने वहां पर लिख दिया था टू लेट, बोर्ड लगा हुआ था, मैं नहीं, मैं तो कहीं और रहता हूं, मैं दिखा दूंगा मेरा एड्रेस, और वहां पर वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया रहता है, अनऑक्युपाइड वर्ड लिखा रहता है, हम वहां रहते थे, फिर अनऑक्युपाइड के ड्यू टू बिजनेस एनीवेयर, तो वो अनऑक्युपाइड है। तो अनऑक्युपाइड भी सेल्फ ऑक्युपाइड होता है। जो मैंने आपको समझाया था कि मैं अपने घर में रहता हूँ, सामान पड़ा है, ताला लगा के कहीं और गया हूं, तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड ही तो है। तो 12 महीना खाली पड़े रहना मकान और सेल्फ और अनऑक्युपाइड होना बहुत अंतर है। वी आर यूजिंग दैट, है ना। और अभी लेट आउट में क्या हुआ, हमने खाली रखा लेकिन किराएदार नहीं मिला, तो वैकेंसी कितनी हो गई पूरी? 12 महीने। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों इवेशन यार, कमाई चली हुई काहे का, काहे? हाँ हाँ, कर सकते हैं। अब वो इनके पास जांच का अधिकार तो है ना, लेकिन आपके पास कोई भी इंस्पेक्टर आके चेक कर लेगा, आपका पूरा किचन चालू मिलेगा, सामान मिलेगा, तो पकड़े जाओगे ना। देखो, चोरी कर रहे हैं ठीक है, पकड़े नहीं जाना, है ना। अपन यहां पर ये नहीं पढ़ रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हम यहां ये पढ़ रहे हैं कानून क्या बोलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और हम इसके लिए नहीं बन रहे हैं कि चोरी कैसे कर सकते हैं, हम इसके लिए बन रहे हैं विद इन द लॉ हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? टैक्स चोरी करने वाला तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका पूरा दिमाग टैक्स चोरी में रहेगा, पैसे कमाने में कहां लगा पाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हम सोसाइटी के लिए बनी ही इसलिए रहे हैं ताकि बिजनेसमैन को एक प्रूफ कर सकें दिल से और लॉजिकली कि तू टैक्स पटाएगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। देखिए 10 क्लाइंट आगे बढ़े, हम इसलिए बन रहे हैं। और ये सच भी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कंफ्यूज करने के लिए हम बोल रहे हैं, और ये सच भी है। जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है वही तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिमाग टैक्स बचाने में नहीं रहता, पैसे कमाने में रहता है। तो 30 ले जा रहा है, 70 छोड़ रहा है, ये भूल जाता है आदमी, 30 ले जा रहा है उसके लिए टेंशन लेते रहता है। समझ रहे बात को? हाँ जी। हाँ, आइए। अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट याद है आपको, आप माइनस करते हो और सीधा माइनस कर देते हो, लेकिन कंडीशंस है तो मैंने यहां पर डाल दी है, पढ़ नहीं रहा हूं, यहां पर कंडीशंस डाल दी आपकी पॉइंट नंबर 9 में। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता तो हम क्या मानते हैं कि ऑल लिखना चाहिए हमको। अनरिलाइज रेंट जब भी माइनस करें ना, तो आपको लिखना चाहिए बकायदा कि अनरिलाइज रेंट वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल द कंडीशन गिवन अंडर रूल 4, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, ऑल द कंडीशन गिवन फॉर डिडक्शन ऑफ अनरिलाइज रेंट इज फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। और मोटा मोटा कंडीशन अगर इसको लीगल को छोड़ भी दो ना, तो भैया उसके उसको जो किराया नहीं दिया आपको उसके खिलाफ कुछ एक्शन तो लो आप, उसको मकान खाली करने का प्रयास तो करो, कोई और प्रॉपर्टी में भी किराए पे तो उससे भी उसको हटाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? और फाइनली आईटीओ को ये समझ में आना चाहिए कि ये किराया वसूल नहीं होगा, इट शुड बी रियली बैड डेट। इन जनरल बाकी अलाउ हो जाता है। बैड डेट का फंडा ये है कि इफ आप सोच के देखो, बिजनेस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बैड डेट लिखते हो ना, है ना। क्या आपको लगता है कि कोई पैसा आने वाला है, आपको पता है, उसके बाद भी उसको राइट ऑफ करोगे क्या आप? कभी नहीं करोगे। तो कोई बिजनेसमैन अपना पैसा राइट ऑफ तभी करता है जब वो पूरे प्रयास, प्रैक्टिकल बात करो, लीगल तो नियम जो है पूरे प्रयास कर लेता है।
समझ रहे बात को? तभी वो बेड डेट क्रिएट करता है, तभी अकाउंट पता लगा मैंने किसी अकाउंट आने वाला है, मैंने बेड डेट कर दिया। क्यों किया? अब मोटो बता रहा हूँ मेरा। मेरा मोटो ये था कि यार मस्त बेड डेट डेबिट कर देता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा कम, प्रॉफिट कम होगा टैक्स कम दूंगा। हो गया, ऑडिट हो गई। उसके बाद जो सामने वाला पार्टी जो पैसा नहीं दे रहा, पैसा तो छोड़ना नहीं मेरे को। मैंने बोला मेरा पैसा मेरा पैसा, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दिया। बोले सर देखो मैं डेटर की लिस्ट में ही नहीं हूं इसके। समझे? अकाउंट बनाते हो, थोड़ा समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? आपने राइट ऑफ कर दिया, डेटर की लिस्ट में बंदे का नाम है क्या? तो बंदे का नाम है, बोलते सर ये खुद ही मान रहा है कि मैं डेटर नहीं हूं और खुद पैसा मांग रहा है, और ये देखो ऑडिट हो गई, सीए साइन कर दिया और ऑडिट रिपोर्ट ये देख लो आप। तो ये तो गड़बड़ है ना। तो भैया अगर मेरा पैसा रिकवरेबल है ना, आखिरी कोशिश तक उसको मैं प्रैक्टिकली राइट ऑफ नहीं करूंगा। इसीलिए इनकम टैक्स में इवन पीजीपीपी में देखना, अगर आपने डेबिट कर दिया ना, बेड डेट कर दिया ना, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है यार बेचारे का पैसे डूब गए। एक तो वैसे ही उसमें हम टैक्स कैसे ले सकते हैं, मतलब वो अलाउ करके प्रॉफिट कम हो जाता है। हाँ, आप लोग जो अकाउंट्स में प्रोविजंस करते हैं ना, उससे बहुत चिढ़ता है इनकम टैक्स। ये क्या प्रोविजन उठा के ले आए? तुम्हारा पैसे डूब जाएंगे ना तब हम माइनस करेंगे। प्रोविजन को कभी भी ये माइनस करने इनकम में नहीं देता, लेकिन अकाउंटिंग में करते हैं अपन, है ना। चलिए, उसके बाद ये पॉइंट हम इतना मैंने फोकस नहीं किया था। एक मिनट मिनट। इंटरेस्ट नॉट अलाउड ड्यू टू मैक्सिमम लिमिट 30,000 2 लाख कैन बी टेकन एज डिडक्शन आफ्टर जीटीए। एक मिनट। इंटरेस्ट नॉट अलाउड ड्यू टू मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट के कारण जो इंटरेस्ट छूट जाता है वो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको जीटीआई के बाद दो डिडक्शन है सेक्शंस हैं उसमें मिल सकती है, उसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, है ना। देन लॉस फ्रॉम एनी हाउस। अब यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया है। हाउस से लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, ओरली तो बताया मैंने। अगर हाउस से लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल। मतलब एक हाउस से लॉस हुआ, दूसरे हाउस से प्रॉफिट हुआ, तो पहले आप ऐसा नहीं कि दूसरे हेड में कूदो मत भैया, पहले हेड के अंदर एडजस्ट करो। नियम यही है। तो एक हाउस के लॉस को आप दूसरे हाउस के गेन से, मतलब प्रॉफिट से आप एडजस्ट करके फिर फाइनल फिगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में निकालो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता। कब पॉसिबल नहीं, पता लगा आपके पास को एक हाउस है और उसी में लॉस हुआ है और दूसरा हाउस में इनकम है ही नहीं, या इनकम इनसफिशियंट है, तो लॉस पेंडिंग रह जाएगा। तो फिर उस लॉस को आप दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। वर्ड पहचान में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। तो बाकी का क्या होगा? मान लो मेरे को एक हाउस में, क्या मेरे को एक हाउस में 3 लाख का लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं हो सकता। सही बोला कि नहीं? सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 लाख से ऊपर इंटरेस्ट में अलाउ ही नहीं होगा। तो ठीक है, उसमें मानता हूं, लेकिन लेट आउट में तो हो सकता है ना। और उस 3 लाख के लॉस को मैं इंटर सोर्स एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो दूसरे हेड में एडजस्ट केवल 2 लाख ही कर सकता हूं, तो 1 लाख लॉस बच गया ना। क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड करना है। वो नीचे लिखा है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर टू बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट एचपी हेड फॉर 8 ईयर्स। ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन। उसमें मैंने जो हाउस प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट यहां पर डाल दिया ताकि आपका पूरा माइंड एंड तक फोकस हो जाए। समझ में आ रही बात? तीसरा नियम क्या समझ में आ रहा है? वो लॉस जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए अगले साल जाकर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। सही बोल रहा हूं ना भाई? अभी मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यहां का काम खत्म। अगले साल क्या बोलेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड, बुला के लाया। करेंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को दूसरे हेड में एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन वंस इट इज कैरी फॉरवर्ड तो नेक्स्ट ईयर में जाकर फिर सेम हेड में चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये नहीं, कोई भी लॉस, कोई भी हेड का लॉस जब अगले साल जाता है ना, तो फिर वो हेड वाइज फिक्स हो जाता है। फिर दूसरे हेड में मूवमेंट बंद, पटरी नहीं बदलेगी। जितनी पटरी बदलना है स्टेशन में बदल लो, जो करंट ईयर का लॉस है आपस में चेंज कर लो। लेकिन अगले साल गया तो फिर सेम हेड में ही एडजस्ट होगा। इसलिए क्या लिखा है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर टू बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट एचपी हेड। अब एचपी हेड में, अगर अगले साल एचपी हेड में इनकम नहीं मिली तो और आगे जाओ आप, लेकिन और दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये भी कितने साल तक जा सकते हैं? और 8 साल कंप्लीट। 8 साल कैसे गिनते हैं मालूम? करंट ईयर को नहीं गिनते, करंट ईयर का तो लॉस है। जैसे ही अगले साल लग गया तो वो है फर्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसे कितने साल तक ले जा सकते हैं? 8। और 8 साल तक भी अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो फिर वो लॉस लैप्स हो जाएगा, फिर उसका कोई रास्ता नहीं है, वेस्ट हो गया वो। मतलब इनकम टैक्स बोल रहा है यार 8-8 साल तक तुमको इनकम ही नहीं हो रही, तो फिर ऐसा हाउस को पाल के क्यों रखे हो? पता नहीं, जो भी है 8 साल का इन्होंने मैक्सिमम लिमिट दे दिया है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? एंड डू इंपॉर्टेंट जॉब्स नाउ बिफोर दे बिकम अर्जेंट। ठीक है।